सोने चांदी का भाव अभी और ऊपर जाने वाला है। चांदी तो काफी ऊपर जाएगी और शेयर बाजार अभी जो है 7 सितंबर है। इसके बाद राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल होंगी। आप उनको लेफ्ट में बैठाओगे जहाँ बड़ों को बैठाना चाहिए तो निश्चित रूप से आपके ऊपर हावी होंगे। ये व्यक्ति इस तारीख को जन्मेगा या इतनी तारीख को मरेगा, इतने बज के मिनट पर मरेगा। अब कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ये वो माला तो पहनते हैं पर रात को शराब भी पीते हैं। ये पहले प्रेम प्यार करते हैं, उस समय दोस्ती में कुछ भी संभव होता है। तो मैं बेटी आपका फीलिंग नहीं आ रहा, 6 महीने में कोई लड़का दूसरा मिल गया क्या? क्या मेरा दूसरे से क्या? पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने कहा कि इंद्र भगवान इनके हाथ में है। भारत का जीडीपी बहुत कमजोर हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मिथ्स एंड फैक्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे विद्वान जिनकी भविष्यवाणियों और गहरी ज्योतिषी समझ ने समाज को दिशा दिखाई है। ब्राह्मण रत्न से सम्मानित, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। जी नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मिथ्स एंड फैक्ट के आज के इस एपिसोड में पुरुषोत्तम जी। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय। तो आपके बारे में ज्यादा कुछ बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, इतना ज्यादा नाम कमाया है। क्योंकि आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सिर्फ जयपुर में नहीं, सिर्फ राजस्थान में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि देश विदेश में बहुत नाम कमा चुके हैं आप और बहुत कुछ प्रेडिक्ट कर चुके हैं। बहुत ख्याति आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि इस एस्ट्रोलॉजी में आने की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई। जी नमस्कार। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रसंग रखा है और निश्चित रूप से ये प्रभु की कृपा से ही सब चीज संभव होती है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष एक ऐसा मार्ग है, ऐसा फील्ड है, इसमें वही व्यक्ति आता है जिसको बृहस्पति उच्च का हो। और बृहस्पति उच्च का हो, साथ में जैसे राहु उच्च का है तो व्यक्ति राजनीति में आगे भागता है, शनि उच्च का है तो उसको पद प्रतिष्ठाएं मिलती हैं, बृहस्पति उच्च का है तो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी या फिर बड़ा विद्वान व्यक्तित्व के रूप में, या ये भी कह सकते हैं संत के रूप में या समाज सेवा के रूप में आता है। इसी प्रकार से ग्रहों की अपनी उच्च और नीच राशि में रहना, फिर ग्रह कहाँ उच्च और नीच के हो रहे हैं, किसको कौन सा ग्रह देख रहा है, उच्च का ग्रह है तो कहाँ उच्च का है, तब जाकर के आप एस्ट्रोलॉजी में आते हैं। एस्ट्रोलॉजी का मतलब है आध्यात्मिक वातावरण में प्रवेश करना। आध्यात्मिक वातावरण में व्यक्ति तभी प्रवेश करता है जब ये सब चीजें उसके अनुकूल होती है। और देखिए भारतीय वैदिक ज्योतिष का जो प्रेडिक्शन की आप बात कर रही हैं, इसमें एक कैलकुलेशन एक अपनी जगह है, लेकिन परमात्मा की साधना अपनी जगह है। और दोनों का संयुक्त रूप से जब मिलन होता है, कॉन्ट्रैक्ट बैठता है, तब जाके कहीं आप अपना एक स्थान बना पाते हैं प्रेडिक्शंस के बारे में, चाहे अपना समाज में मान प्रतिष्ठा के लिए लेकर के या किसी भी रूप में आप अपनी स्थापना तभी कर पाते हैं जब आप भगवान की असीम कृपा हो और आपकी तल्लीनता, उत्सुकता, आप अपने कार्य में नियमित रूप से अध्ययनरत हो, तभी संभव है। अब आपने कहा कि ये सब कैसे संभव हुआ, तो मेरा मानना है कि ये परमात्मा की कृपा से और गुरुदेवों के आशीर्वाद से और ग्रहों के संयोग से ही संभव हो पाया। आज मुझे 35 वर्षों से भारतीय ज्योतिष परंपरा की रीति नीति पर काम करते हुए हो गए हैं। और ये सही बात है कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर भाग्य विधाता नहीं होता है जी।
ना वो भगवान होता है, ना उसकी कही हुई वाणी अंतिम निर्णय होती है। ये परमात्मा का आशीर्वाद से केवल मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। अब आप मार्गदर्शन जो दे रहे हैं, मार्गदर्शक जो बनकर के काम कर रहे हैं, उसमें आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है, कितनी आपकी रिसर्च आपका अपना है, तब जाकर के फिर परमात्मा की कृपा है या तब ही वो आगे बढ़ पाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी, जैसे हम जी नॉर्मली आज की जनरेशन उसे स्पिरिचुअलिटी के नाम से जानती है, जी सबसे पहला कदम जो होता है वो तो होती है स्पिरिचुअलिटी। जी उसके बाद आपको ज्ञान लेना भी जरूरी है, जी लेकिन उसके बाद भी जैसे कहते हैं कि ब्लेसिंग्स जब तक नहीं होती तब तक शायद इस कला को, इस विधा को प्रैक्टिस कर पाना मुश्किल होता है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि टोटली ही ये विधा ज्योतिष एक साइंस है और भारत का प्राचीन विज्ञान के रूप में है। आप देखिए कि मेडिकल साइंस कभी नहीं कहता कि ये व्यक्ति इस तारीख को जन्मेगा या इतनी तारीख को मरेगा, इतने बज के मिनट पर मरेगा, नहीं। लेकिन भारतीय ज्योतिष विज्ञान ये सिद्ध कर देता है कि सूर्य ग्रहण होगा, इस तारीख को होगा, इतने बज के इतने मिनट पर होगा। अब ये 7 तारीख का सूर्य ग्रहण ले लो आप, 7 सितंबर 2025 को, तो पूर्व में ही लिख दिया कि इतने बज के इतने मिनट पर इसका सूतक लग जाएगा, 12:37 में सूतक लग जाएगा, रात को ग्रहण होगा, 3 घंटे का होगा। तो आप देखिए बिल्कुल लाखों किलोमीटर ऊपर जो चंद्रमा होता है वो ग्रहण के रूप में दिखाई देता है। तो ज्योतिष तो एक बहुत सटीक विज्ञान है, लेकिन इसके लिए वेद भी कहते हैं कि आपको साधना के साथ साध्य करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, भजन करने पड़ते हैं। ये यूं ही नहीं चलती। और आप ये भी मानिए कि ये तभी संभव है जब आप अपने नियम धर्म से अपने जीवन को जीते। इसमें बहुत कठोर एक पथ पर चलना होता है, जैसे तलवार की नोक पर चलना होता है। प्रत्येक व्यक्ति इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न करते हैं जो अपने उनके खुद के होते हैं, उन पे आपको बहुत निष्ठा से सुन करके, सामने वाले को भगवान का रूप मान करके और आप जवाब देंगे। तो भगवान का रूप मानना इसलिए भी जरूरी है कि आत्मा सो परमात्मा, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर राम बैठा हुआ है। कहते हैं ना, इसका राम शरीर से गया तो मृत हो जाता है। तो राम में शरीर जब आपके पास आ रहा है तो उसको परमात्मा का स्वरूप मान करके और आप प्रेडिक्शन करेंगे, ग्रहों को सर्च करेंगे, ग्रहों की सभी चीजों को देखेंगे, तो प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक ही होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं इन सब पे चलता हूँ। मैं तो आज के युवा जो हमारे भारतीय ज्योतिष विधा में आ रहे हैं, ज्योतिष विद्या को सीख रहे हैं, उनको भी कहता हूँ कि इसको एक ये एंटरटेनमेंट वाला विषय नहीं है। ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप यहाँ एंजॉय करो और पढ़ो और देखा अपना हाथ और चले गए, नहीं। ये विषय वो है, बहुत अत्यधिक संवेदनशीलता से आपको इसको लेना होता है और सामने वाले को देखना होता है, तब जाके आप सही रास्ते पे चल पाएंगे। अब कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर होते हैं कि वो माला तो पहनते हैं पर रात को शराब भी पीते हैं और फिर कहते हैं हम तो देवी के भक्त हैं इसलिए प्रसाद लिया है। अब कैसे संभव है जी, वो कैसे संभव है? अच्छा, फिर आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, तामसिक विचारधारा से बात कर रहे हैं, आपकी दृष्टि सही नहीं है, आपका सोच अच्छा नहीं है, तो कैसे संभव होगा? फिर आप कितना भी ज्योतिष पढ़ लें, फिर वो आपकी जो जबान से जो चीज निकलती है, वाणी जो निकलती है, वो वाणी तो अशुद्ध रहेगी, तो फिर कैसे वो सही होगा? ये तमाम चीजों को लेके चलते हैं, तभी भारतीय ज्योतिष में अपना सही कदम रख करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपसे एक चीज जानना चाहूंगी कि आप इतने लोगों से रोज में आपकी बातचीत होती है, बहुत लोग आपके पास आते हैं राय के लिए, बहुत लोगों को आप बहुत सारे उपाय भी बताते हैं। आपको क्या लगता है इतने लोगों से मिलके कि आज के दौर में एस्ट्रोलॉजी को एक्चुअली कितना सीरियसली लिया जाता है?
आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, एस्ट्रोलॉजी, हमारे वेद भी कहते हैं, ज्योतिष वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम। वेद एक निर्मल ज्ञान है, चक्षु हमारे शास्त्र है। चक्षु ज्योतिष शास्त्रम कलमखम वैनैत दखनम, कि ज्योतिष एक कलम की तरह चलती है। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना सुंदर आप लिखना चालू करेंगे, उतना जल्दी लिखना चालू करेंगे। ये भी एक प्रैक्टिस है। जितना पढ़ेंगे, जितना गहन अध्ययन करेंगे, उतना ही आगे ले जाएगा। तो आज हमारा जो युवा है वो इतना ज्यादा पढ़ लिख करके विद्वान हो चुके हैं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि होने लगी है कि बहुत से बच्चे तो ज्योतिष में समझते भी हैं, ग्रहों के बारे में भी समझते हैं, ग्रहों की डिग्री को भी देखते हैं। आजकल सुविधा भी बहुत हो गई है यूट्यूब पर, ये अनेक अनेक प्रकार से। लेकिन युवा बहुत विश्वास करने लगा है। युवा अपना फ्यूचर देखता है कि मुझे किस फील्ड पर काम करना है, मुझे पढ़ाई किस फील्ड में करनी है। ये भारतीय ज्योतिष ही एक विद्या है जो बता सकती है, और ज्योतिष विद्या ही आपको गाइड करेगी कि कब किस समय क्या करना है। युवा समझ चुके हैं, हमें मार्गदर्शन लेना है। युवाओं को बहुत रुचि है इसमें। शादी करें तो किस लड़की से करें, काम करें तो कहाँ किस फील्ड में करें, हमारे भाग्य में क्या है, कौन सा ग्रह हमको कहाँ ले जा रहा है। आप मान लीजिए किसी का ग्रह, जैसे कहने को तो स्वास्थ्य का ग्रह छठा भाव होता है, स्वास्थ्य देखा जाता है, मगर शनि वहां बैठा है तो आंख बंद करके कहिए कि आप तो इंजीनियरिंग करेंगे। आप किसी को राहु की महादशा है, अब वो कहे मैं विदेश जाऊंगा, अरे 100% जाएंगे, क्योंकि राहु 12वें घर में, हालांकि खर्च का घर है 12वां घर जो है, मगर 12वें घर में राहु हो जाना, या राहु की महादशा होना, या राहु का अंतर होना, या राहु का प्रतंत्र होना, ये विदेश लेके ही जाते हैं। अब ये भी कह सकते हैं कि किसी की बृहस्पति की महादशा है तब भी वो विदेश जाता है, फिर वो पढ़ने के लिए जाता है। राहु की महादशा में जाता है तो वो फिर कमाने के लिए चला जाता है। तो ये ग्रहों की स्थितियां ऐसी होती हैं। किसी के लगन में बृहस्पति बैठा है और उच्च का बैठा है, तो चाहे सारे ग्रह खराब हो, वो तो राजा की तरह पूजने वाला रहेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बातें बहुत अपना स्थान रखती हैं। और ज्योतिष में खास तौर पर हमारे परंपरा में भी एक मार्गदर्शन के रूप में देखते हैं। ज्योतिष आपका मार्गदर्शन भी करता है, भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देखता है, तो इसलिए सभी की रुचि इसमें होती है। तो आपके पास आज के जो युवा हैं वो भी मेरे ख्याल में जिस तरह से आपने कहा आते हैं, अपने बारे में जानने की उत्सुकता उनमें होती है और विश्वास भी करते हैं। जी, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं जी, बहुत अधिक विश्वास करते हैं। और युवा इतना, अब वो जमाना गया कि आप कुछ भी कहते हैं और विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं। आजकल तो प्रैक्टिकल बात करते हैं कि आप तो 6 महीने पीछे की बात बताइए। जब आप पीछे की 6 महीने की बात उनकी जो घटित हुआ है और वैसा का वैसा बताते हैं, तो 6 महीने आगे आप बता रहे हैं, 12 महीने आगे बता रहे हैं, या फिर 4 साल आगे का बता रहे हैं, तब वो आपकी बात पर विश्वास करेंगे कि हाँ, जो मेरे साथ घटा उसको आपने बताया, इसका मतलब आपकी प्रेडिक्शन ठीक है, इसका मतलब मेरी जन्मपत्री भी ठीक है जिसका हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो आज के युवा ऐसा नहीं कि आपने कहा और आंख बंद करके चल जाएंगे, वो आपसे प्रश्न भी करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, और वो आपको लगेगा कि यार ये एस्ट्रोलॉजर ये है या फिर मैं हूँ। तो बहुत खुशी की बात है कि युवा जागृत भी हो चुका है और ज्योतिष में बहुत ज्यादा रुचि भी लेते हैं। मैं यही आपसे जानना चाह रही थी कि आज का युवा आता तो है, शायद एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी, कौतूहल की दृष्टि से भी देखा जाता है, लेकिन विश्वास करना, उन चीजों को मानना, जो उपाय बताए जाते हैं उनको करना, ये कहाँ तक कर पा रहे हैं? नहीं, आज का युवा तो बिल्कुल कर पाता है। और मैं आपको बताऊं कि आप एक आज से 5 साल पहले, यानी कोरोना काल से पहले युवाओं की सोच अलग थी। आज कोरोना के बाद में खास तौर पे युवाओं की सोच बहुत बदल चुकी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि धन दौलत पद प्रतिष्ठा सब रखी रह गई और लोग कोरोना में चले गए, स्वस्थ लोग चले गए, अचानक चले गए,
यहाँ तक कि उनके परिवारजनों ने उनको अपने हाथ से अग्नि में नहीं दी, अपने हाथ से गोदी में भी नहीं लिया, कुछ नहीं। मतलब ऐसी परिस्थितियां और स्थितियां बनी। तो युवा ये समझ चुका है कि ये चीज, ज्योतिष एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल परफेक्ट बोलता है, और वो युवाओं को ये बात बहाने लगी है। तो युवा खुद भी करने लगे हैं। आप किसी युवा को आप कोई भी काम बताएं, वो कहेगा हाँ महाराज हम पूजा भी कराएंगे। अच्छा, संध्या के समय आप सब दीपक जला के और ये पाठ करेंगे? हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो युवाओं की क्यूरियोसिटी है कि आज वो पूछते भी है। अच्छा, कई देखिए आप हमारे सोशल मीडिया पर, ये सोशल मीडिया अच्छा भी है। बहुत सारे लोग आजकल रेमेडी बताते हैं ज्योतिष में, आप ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा। कई कई सही भी होते हैं, कई थोड़ा गलत भी होता है, अपवाद तो सब में ही होता है, लेकिन अधिकांश सही होते हैं और लोग करते भी हैं, और परिणाम है कि उसके परिणाम अच्छे मिल रहे हैं। आज ये करते हैं। एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया, तो इसको देखने के बाद देखिए ना हमारा भारत कैसे ग्रोथ कर रहा है। क्योंकि सब उपाय करते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो विकास तो होना तय है। लेकिन उसके बावजूद पुरुषोत्तम जी, आजकल देखा जा रहा है कि समाज में जिस तरीके से शादियां टूट रही हैं, वो भी एक ऐसी चीज है जो शायद पहले इतनी नहीं थी। ये भी आज ही का युवा है जो कि शायद रिश्तों को पूरी तरह से निभा नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में मुझे पक्का विश्वास है कि आपके पास जो युवा आते हैं वो सिर्फ अपने करियर के बारे में और पढ़ाई के बारे में नहीं, बल्कि शादी ब्याह के विषय में भी आपसे बात करके या कुंडली मिलान करके या पत्री दिखाकर ही करते होंगे। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं एक बात कहता हूँ कि जन्म पत्री मिलाना एक प्रश्न है, ग्रहों को मिलान करके, कुंडली का अष्टकूट मिलान करके प्रेडिक्शन करना दूसरा प्रश्न है। लेकिन ये सब दोनों पॉइंटों को हम एक तरफ रखते हैं। आज के युवा आप देखिए जन्म पत्रियों पर कम विश्वास कर रहे हैं। आज के युवा विश्वास करते हैं कि हमारे विचार कितने मिल रहे हैं। बच्चे बच्चियां एक साथ जॉब करते हैं, विचार मिल रहे हैं तो उनसे शादियां कर लेते हैं। जन्मपति के ग्रह वो कम देख पाते हैं, क्योंकि वो इतने इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि उसमें वो जन्मपति को जानते हुए भी, समझते हुए भी उसको वो अवॉइड करते हैं, और उसका परिणाम फिर तलाक होते हैं। एक बात। नंबर 2 बात, कि आज खान पान कहिए या फिर आप ये मान लीजिए कि थोड़ा एक एडामेंट कहिए या फिर ईगो कह दीजिए, ये बहुत ज्यादा हो गया है। ये भी कह सकते हैं कि आज थोड़ा पेशेंस लेवल भी कम हुआ है। तो ऐसे में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता बच्चे एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और परिणाम है कि बहुत जल्दी अपना धैर्य खो बैठते हैं, और उसका रिजल्ट है कि फिर वो तलाक की नौबत आती है। जैसे आपको आप तो खुद भी समझती हैं कि अभी मेरे पास जो केस आते हैं उनको मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं कई बार उनको बहुत समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए जीवन के पार्ट है, ये सब चलता है। जैसे किसी लड़की ने कहा कि आज मेरा शादी कर लिया, और कहा कि आज मेरा मन हो रहा है कि मुझे बाहर जाना है। तो निश्चित रूप से पति पूछेंगे क्यों जा रहे हैं आप? कि नहीं मेरा मन हो रहा है। कहा तो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आपका मन हो रहा है तो आज छुट्टी नहीं है, 2 दिन बाद छुट्टी आएगी तो अपन साथ ही चलेंगे। कि नहीं आप 2 दिन बाद में, मेरे को नहीं, मुझे तो आज मन हो रहा है। अब मन वाली बात भी आजकल होने लगी। अब क्या है कि मन हो रहा है तो फिर वो इसी बात को लेकर के एक परिवार मेरे पास अभी आया, बिल्कुल युवा था और 30 साल के बच्चे थे। तो लड़के ने कहा कि अरे नहीं 2 दिन बाद ही चलेंगे। ठीक है, तो बोला आप 2 दिन बाद आपका निर्णय है, मैं निकल ली। अब एक पति आपको किसी को मना कर रहा हो और वो बच्ची जा रही है, तो कहीं पति को लगा होगा कि मेरी बात नहीं मान रही, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं करो कि नहीं मैं आपसे जा रही हूँ। तो आप बोले पत्नी हो, मेरी बात माननी पड़ेगी कि नहीं, आप मान लो मैं आपकी पत्नी नहीं बन जा रही। बताइए ये बचपन है, और इसी बात को लेकर के उनके बहुत ज्यादा चर्चा होती है, विवाद हो जाता है, यहाँ तक कि इसी बात को लेकर कोर्ट में तलाक की नौबत आ रही है। अब आप सोचिए कि क्या है ये। मैं यही तो कह रही हूँ कि इस तरह के केसेस भी तो कितने ज्यादा सुनने में आ रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि ये वो है जो आपस में प्रेम प्यार करते हैं,
ये पहले प्रेम प्यार करते हैं, उस समय दोस्ती में कुछ भी संभव होता है। शादी हो जाती है तो मर्यादा में हो जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, परिवार के लोग जुड़ जाते हैं, रिश्ते बन जाते हैं। आप पहले तो एक दोस्त ही थे, फिर किसी की भाभी बन गई, किसी की चाची बन गई, किसी की आप बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं, बहू बन गई। तो वो रिश्ते जो बनते हैं, उन रिश्तों में मर्यादाओं को लेके चलना पड़ता है। अब वो फ्रेंड वाला जो व्यवहार है वो शादी होने के बाद नहीं चलता, और बच्चे लोग वही व्यवहार को चलाने का प्रयास करते हैं, तो फिर वो चीजें कहीं ना कहीं मुश्किल में हो। हो। तो ऐसे में क्या जन्म पत्री का मिलान करना या कुंडलियां मिलाना ये कहाँ तक होना चाहिए? क्योंकि देखिए रिश्ता तो बन चुका होता है, लव मैरिजेस बहुत हो रही हैं, लोग अपने ऑफिस में या कॉलेज में जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उन्हीं के साथ शादी की प्लानिंग करते हैं। तो जन्म पत्री का मिलान करना या कुंडली का मिलान करना ये कहाँ तक ठीक होता है? देखिए, कुंडली का मिलान करना तो 100% ठीक होता है। कुंडली का मिलान करना ही चाहिए और करते भी हैं, पर किसी के पास तो समय सही नहीं है। कई लोग तो कुंडली यूं ही मिला देते हैं कि अच्छा रिश्ता मिल गया, तो माँ बाप ही कहते हैं एडजस्ट कर दो महाराज, हमको तो कुंडली मिला के दिखानी। अब बताइए, ये भी तो एक धोखा है ना अपने बच्चों के साथ। तो ये भी एक बात है। दूसरा, कुंडली मिलान तो बहुत 100% ठीक होता है, मिलान करके ही करना चाहिए। पर आज दो परिवारों के आपस में व्यवहार भी मिलन होने चाहिए। आज लोगों में ईगो बहुत हो गया है। अच्छा, फिर ईगो के अलावा आप देखिए कि बच्ची लड़की के माँ बाप यदि अपनी बेटी के ससुराल में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करेंगे तो फिर परिवार टूटते हैं। उधर लड़का बहुत ज्यादा बच्ची को सम्मान नहीं दे रहा हो, उनके माता पिता को सम्मान नहीं देता हो, या फिर ट्रैक से हट करके काम कर रहा हो, तो फिर वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दरार बनती है। ऐसे में बहुत पेशेंस रखना चाहिए और धैर्य से ही बात होनी चाहिए, तभी चीज और गृहस्थी चलती। यानी कि एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह अपना काम करता है, लेकिन हमें जो व्यवहार जो है, व्यवहार है वो हमारे हाथ की बात व्यवहारिकता तो और कई बार व्यवहार की वजह से वहाँ दशाएं बदल भी सकती हैं। नहीं, कर्म से ही आपके ग्रह सब काम करते हैं। कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व कर रखा जी। कर्म को प्रधानता दिया। कर्म जो व्यक्ति जैसा करता है उसके अकॉर्डिंग उसका व्यवहार बन जाता है। आप देखिए, कभी आप जब छोटे थे, स्काउटिंग अपने होती थी स्कूलों में, तो जब हम स्काउट की ड्रेस पहन के आते थे, खाकी पैंट और हाफ पैंट और शर्ट पहन करके, तो हम बिल्कुल ऐसे रहते थे जैसे इलेक्ट्रिक का जवान है, अटेंशन के साथ में। और वही हम जब उसी स्कूल में वही बच्चा वही समय और अपना सफेद शर्ट और खाकी पैंट पहना तो फिर स्टूडेंट हो जाता था। तो ये कर्म के साथ आपकी सोच, आपका व्यवहार सब होता है। तो कर्म आदमी को अच्छे करने चाहिए, व्यवहारिकता रहनी चाहिए, विनम्रता तो आदमी का एक क्या कहते हैं आभूषण है। विनम्रता का मतलब, कई लोग कहते हैं अरे जो अति विनम्र है, इसका मतलब मूर्ख आदमी है। लेकिन वो मूर्ख कौन कह रहा है? जिसको विनम्रता का ज्ञान नहीं है कि विनम्रता तो आभूषण है व्यक्ति का। और मैं कहता हूँ कि विनम्रता, उदारता और सरलता, व्यवहारिकता, ये 5 गुण हैं जो पारिवारिक जीवन में आपको विस्तार से ऊपर बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो ये होना चाहिए। पर आज के माँ बाप तो ये कहते हैं बच्चों को कि बेटी आपकी शादी कर दी, कोई परेशानी हो तो मुझे फोन कर देना। अब क्योंकि फोन तो होते ही है, आप फोन किया तो फिर आप सोचो कि क्या होगा, और परेशानियां होंगी। फिर वो माँ बाप क्या देखते हैं कि अब वो लड़की ने कहा मम्मी मेरे को नहीं रहना। अच्छा, एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा। आप देखें कि बच्चे आजकल एक नई बात और कहने लगे हैं। अभी एक लड़की आई बॉम्बे से और वो लड़का भी बॉम्बे का था और दोनों अच्छी सर्विस में थे। अब मुझे कहते हैं कि महाराज मेरा इसके साथ फीलिंग नहीं आ रही। अब हम जो कि कभी जीवन में फीलिंग वाला बात हमने सुना नहीं, तो मैंने कहा फीलिंग क्या होती है, फीलिंग क्या आना आता है? अब ये शादी कर दी, आपकी ये पति है, आप इनकी पत्नी है, फीलिंग क्या होती है? कहता फीलिंग नहीं आ रही मेरे को, मैं इनके साथ कैसे रहूं? तो मैं बेटी जब शादी करी तब फीलिंग थी कि हाँ तब फीलिंग थी, तो अब फीलिंग क्यों गई? अब मेरी फीलिंग नहीं आ रही इनके साथ। तो मैंने कहा कौन सा ग्रह है जो फीलिंग नहीं आ रही? तो उसमें देखा राहु की महादशा, तो राहु राह से भगा हटा देता है
इसी का नाम राहु है। हम्म। तो मैंने कहा आपकी फीलिंग कब से हटी? कि मेरी फीलिंग 6 महीने से हटी। शादी कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। अब 3 साल शादी को हो गए, एक बच्चा हो गया और 6 महीने से फीलिंग नहीं आ रही। 6 महीने पहले राहु की मादशा आई थी। तो मैंने बेटी आपका फीलिंग नहीं आ रहा, 6 महीने में कोई लड़का दूसरा मिल गया क्या? क्या मेरा दूसरे से प्यार हो गया। अब बताइए आप, तो ग्रह भी करते हैं, ऐसा नहीं कि व्यक्ति करता है, ग्रह व्यक्ति को बदल देते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे उनको अलग अलग तरीके से बोलना, प्रेजेंटेशन देना या अलग अलग तरीके से उस भाव को कहते हैं कि दिखाना होता है। जी पुरुषोत्तम जी, आज आप हमारे साथ हैं यहाँ पर, और अगर आपसे हम प्रेडिक्शंस के बारे में ना जाने तो शायद मैं कहूँगी कि हम पूरी तरह से आपको नहीं यूटिलाइज कर पाएंगे। तो ऐसे में मुझे एक केस याद आ रहा है, कुछ साल पहले 2019 में हुआ था कि एक बच्चा जो कि गाड़ी में अपने पेरेंट्स के साथ शायद चल रहा था, गाड़ी का कांच खुला हुआ था, बारिश हो रही थी और शायद किसी नाले के पास से गुजर रही थी गाड़ी, रेलिंग ना लगे होने की वजह से वो बच्चा नीचे गिर गया और काफी टाइम तक उसको ढूंढने के प्रयास किए गए पुलिस द्वारा, लेकिन सफल नहीं हुआ था। ऐसे में आपने ये प्रेडिक्शन किया था और आपने बताया था कि वो बच्चा किस वक्त और कहाँ मिलेगा। जी। तो ये कैसे संभव हो पाया? मतलब ये खबर शायद काफी ज्यादा सुर्खियों में भी आई थी। तो आपसे जानना चाहेंगे उस इंसिडेंट के बारे में, और किस तरह से आप प्रेडिक्ट कर पाए इतनी बड़ी बात की बारिश भी होगी और इतने वक्त में यहाँ वो बच्चा मिलेगा, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, आपने बहुत इस बात को सुना भी है, पढ़ा भी है, तभी आपको याद भी है चीज। ये पेपरों की सुर्खियों में रहा था जी। और करतारपुर नाले से एक अग्रवाल फैमिली का एक बच्चा था। वो आपने सही कहा कि वो कार से क्रॉस कर रहा था, रेलिंग नहीं होने के कारण कार सही बह गया, तो कांच खुले थे तो बाहर निकल गया। अब कार तो तैरती निकल गई, लड़का एक मलबे में दब गया। अब ये पेपरों में बहुत सुर्खियों में रहा था, आपने सही कहा। इनके काफी प्रयास करने के बाद जब नहीं मिला तो फिर सरकार पर दबाव बनाया। उस समय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और चूंकि वसुंधरा जी महिला थी तो बड़ी इसको संवेदनशीलता से एक बात तो लेती है, तो उनको दर्द हुआ रही, किसी का बच्चा ऐसा हो जाए तो कैसे हो, तो पूरे प्रशासन को उन्होंने लगा दिया। हालांकि सभी इस पद पर जो होते हैं सभी संवेदनशीलता से रहते हैं। तो उस समय जो है एक एडीएम ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि महाराज ये हमारे साथ हो रहा है, आप इसमें सेव करें। तो उनके माँ बाप भी आ गए थे। और देखिए, इसमें दो बातें हैं। मेरे अपने इष्ट साधना के बल पर और जो मुझे कृपा भगवान की आशीर्वाद और भारतीय ज्योतिष एक समय से चल रहा है, तो जैसे व्यक्ति प्रवेश किया तो मैंने उस समय नोट करके प्रसन्न कुंडली बनाई। प्रसन्न कुंडली में गुरु महाराज का आशीर्वाद रहा और ये मुझे एक आभास सा होने लगता है। अब जैसे कई बार कई प्रश्न करते हैं ना, तो आभास होने लगता है कि ये इस तरह से इनका जवाब आ रहा है और ये पूछना चाहते हैं। अब जैसे मेरे पास कोई आता है तो मैं किसी से कुछ नहीं पूछता, केवल नाम पूछता हूँ और फिर मैं कहता हूँ भाई आप तो ये बात पूछने आए हो, आपका तो ये सोना खो गया तो इसके लिए आए हो, या आपकी तो सब बीमारी के लिए पूछने आए हो, या बेटी की शादी के लिए पूछने आए हो, या मकान का मुहूर्त के लिए पूछने आए हो, या गाड़ी खरीदने के लिए आए हो। तो मेरे को जो आभास होता है मैं बोलता हूँ। मुझे ऐसा संकेत हुआ कि ये जो लड़का पानी में बहा है, 5-10 मकान सफेद से बने हुए हैं, एक बबूल का पेड़ खड़ा है किनारे पर, वहां मिट्टी में दबा पड़ा। तो मैंने कहा जी फिर 5-10 मकान एक जैसे रंग के एक साथ कहीं है क्या? कि हाँ है ना। कि कहाँ है? कि गोपाल वाला बाईपास के बगल में नाले के कोने पे। तो मैं कहा वहां कोई बबूल का पेड़ दिया गया? वो तो हमने देखा नहीं। तो मैं कहा मैं देखता हूँ, मैं चलता हूँ। जब हम गए तो वहाँ मीडिया पूरा खड़ा था। तो मीडिया ने कहा अच्छा महाराज आप बताइए, आप आए हैं। अब मीडिया बड़ा विश्वास करता है, क्योंकि 2-5 ऐसी भविष्यवाणियां रही है, देखिए जो सार्वजनिक रूप से पब्लिश हुई है। तो वो मेरे को लगा कि ये यहाँ बच्चा मिलेगा। मैंने अपने जो भी आराध्य हैं उनको प्रणाम करते हुए और देखा, तो मुझे ये हुआ कि आज से 4 दिन बाद, यानी गुरुवार को आए थे वो, और रविवार के दिन बरसात होगी, 6 बजे से 8 बजे तक होगी और 8 बजे ये बच्चा यहाँ पानी से ऊपर आ जाएगा। लेकिन 4 दिन का समय गैप था उसमें। अच्छा। तो वो चूंकि माँ बाप बहुत प्रेशर कर रहे थे सरकार पर, तो सरकार के जो भी पदाधिकारी थे
उनके ऊपर प्रेशर हुआ तो उन्होंने जेसीबी लगा दिया और वहाँ जो मैं बता के आया था वहाँ पूरा खोद खाद के कर लिया, लेकिन वो जहाँ पड़ा था ना वो नहीं निकाल पाए। और वो 4 दिन बाद में बरसात आई सुबह 6 बजे। अब जैसे बरसात आई तो पेपर में छप चुका था कि पंडित पुरुषोत्तम गौड़ ने कहा कि ये बच्चा यहाँ मिलेगा। अब देखते हैं कि बरसात कैसे आएगी, क्या इंद्र भगवान इनके हाथ में है? ये तो बड़े हेडलाइंस जैसे होती है। तो हेडलाइंस के जरिए अब देखते हैं ऐसी क्या भगवान है क्या, ये कैसे कह सकते हैं। और जब बरसात आई तो वो जब वहां से वो कटा, वो जगह जो वो कटी, मिट्टी कटने लगी और 8 बजे, ठीक 8 बजे वो बच्चा ऊपर आया। उन्होंने वहां जेसीबी रखी थी, उन्होंने पकड़ लिया और निकाला। तो फिर वो मेरे पास आ गए कि महाराज ये कैसे हुआ। मैं कहा ये तो परमात्मा को मालूम, मुझे नहीं पता, मुझे तो एक आभास सा होता है तो मैं बोल देता हूँ। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आपको पूर्व में भी कहा था, शुरुआत में भी, कि ज्योतिष जो है वो पूर्णतः विज्ञान है, लेकिन साधना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए आप हम देखते हैं ना कि कभी खान पान में, आपको आहार विहार में, आपके व्यवहार में, आपकी शालीनता में, आपके भजन में, इन सब में आपको बहुत बहुत नियम से जीवन को जीना होता है। तब ही आप ऐसी स्थिति में आ सकते हैं और जो कहेंगे वो कहीं सच्चाई पर जा सकते हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि गुरु महाराज की कृपा है। और मेरे गुरु जो है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही सरल और सहज हैं। जो आप अलवेली सरकार हैं, ये जो सरस निकुंज वाले वो हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं मानता था जिनको गुरु, वो मेरे बाबा हिरडा खान के नाम से है, जो स्वयं शिव जी के अवतार के रूप में है। तो कुछ ऐसी आभास करा देते हैं। तो ये मेरा कुछ नहीं, ये प्रभु की लीला है। पर ये सब बताने का मतलब मैं कोई भगवान नहीं हुआ। भगवान तो एक ही है, नीली शक्ति वाला। आप और हम तो क्या, हम तो लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे जो व्यक्ति तरीके से चल पाता है, डिसिप्लिन के साथ, नियम के साथ, मर्यादाओं के साथ, ये मानता हूँ कृपा है जी, ये कृपा। बिल्कुल। तो अब अगर बात करें हम थोड़े से प्रेडिक्शंस की आपसे पुरुषोत्तम जी, तो आपको क्या लगता है कि साल के बारे में तो मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि काफी कुछ ऐसा साल का खत्म हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जैसे सोने चांदी के भावों में जो है वो बहुत तेजी उछाल आ रहा है, सेंसेक्स को देखें तो वो नीचे जा रहा है, तो इनके बारे में अगर कुछ हम चाहेंगे आप प्रेडिक्शन करेंगे। आपने सोने चांदी की बात कही, सोने चांदी का भाव अभी और ऊपर जाने वाला है। चांदी तो काफी ऊपर जाएगी। चांदी तो ये मान के चले कि आने वाले 1.5 साल के अंदर करीब 1.5 लाख से ऊपर जाएगी। सोना भी निश्चित रूप से इक्वल सही रहने वाला है, लेकिन शेयर बाजार भी उठेगा। और शेयर बाजार अभी जो है आपका सितंबर के बाद से आप देखेंगे एकदम जंप लगाएगा। और ये भाव तो ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर मैं इतना कहूंगा कि हमारे भारत के युवा अपनी योग्यता, क्षमता, शक्ति, सामर्थ्यता से रोजगार प्राप्त करने में विदेशों में लोहा मना के रहेंगे। और बहुत कुछ जो है पदों पर हमारे भारतीय युवा को देखने को मिलेंगे। ये मैं आपको आज हमारे चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। तो एक बात। नंबर 2 बात कि आज जो ये पूरे जमाने में हल्ला मच रहा है कि भारत का जीडीपी बहुत कमजोर हो रहा है, भारत कमजोर। भारत एक बहुत समृद्ध, बहुत स्ट्रांग स्थिति में आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमारे जो भारत की कुंडली के आधार पर, इंडिया की कुंडली के आधार पर राजेश का मूल मालिक मूल ग्रहण में जाकर के स्वचित करके बाकी इसको देख रहे हैं। और ये इतना समृद्ध होगा कि आप कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छा हो गया। पर ये 2026 में आपको ये स्थितियां नहीं। जी जी। और यदि हम बात करें विश्व की राजनीति की, तो जैसे हम देख रहे हैं कि अमेरिका में बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है और सारे पूरे विश्व की दृष्टि जो है वो उधर ही है कि अब क्या होने वाला है। तो उस बारे में कोई आप प्रेडिक्शन करना चाहेंगे? देखिए, ये जो ट्रम्प की बात कर रहे हैं, ये जो इसने फैसला लिया है, हाँ जो फैसला लिया है, जी जो फैसला लिया है
ये निश्चित रूप से इसका बहुत भावुकता है, बहुत जल्दीबाजी में जैसा भी निर्णय लिया, लेकिन ये बैकफुट पे आएगा। ये जो हमारे लगाया है, कर जो लगाया है, जी। ये निश्चित रूप से इसको काफी इसमें संशोधन करना होगा और काफी बैकफुट पे आना पड़ेगा। बिल्कुल, और शायद यही हम चाह भी रहे हैं। नहीं, हम चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा। अब जैसे मैंने आपको बिल्कुल आज बोला, आप देख लीजिएगा, आप खुद कहेंगे कि हाँ। और मजे की बात कि 13 अक्टूबर के बाद तो निश्चित रूप से बैकफुट पे आना पड़ेगा, 13 अक्टूबर 2025 के बाद। तो ये डेट जो है वो आज आपने हमारे जी। चैनल पे इसे कहा है जी, कि ये जो डेट है 13 अक्टूबर, इसके बाद में कहीं ना कहीं बदलाव जरूर अवश्य आएगा। आएगा, अवश्य आएगा। तो हम इंतजार करेंगे कि जी। ये आपकी जो कही हुई बात है, जैसे कि बहुत कुछ पहले आप बोल चुके हैं और सच हो चुका है, वैसे ये भी जरूर जी, सच हो। निश्चित रूप से। इसके अलावा पुरुषोत्तम जी, जो टाइम बचा हुआ है, जी। क्योंकि ये जो वर्ष है बहुत सारा उथल पुथल का वर्ष रहा है। जी। शुरुआत से ही हम देखें तो ये तो मैं नहीं कहूंगी कि कोविड कोरोना के टाइम तो सभी कुछ बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन फिर भी ये वर्ष बहुत सारी उथल पुथल, जिसमें से कि एयर क्रैश भी एक बहुत बड़ा दुर्घटना थी जो हुई थी। हाँ। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। बारिश जो है इस बार बहुत ज्यादा देखी जा रही है। तो क्या कुछ खास बचे हुए 3 महीनों में ऐसी कुछ आप देख पा रहे हैं कि आगे के आने वाले 3 महीनों में कुछ बड़ी चीज ऐसी होने वाली है जिससे हम सबको सतर्क हो जाना चाहिए? देखिए, ये मैं आपको 3 महीने 2025 है, आने वाले जो 3 महीने हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको एयर क्रैश की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। अग्निकांड होने का बहुत ज्यादा, मैं ये पूर्व में भी मैंने बोला था, अमर उजाले का एक कार्यक्रम था, अमर उजाला उत्तराखंड में, तो वहाँ सीएम साहब भी पधारे थे और उस समय मेरा वहाँ प्रेक्षण मुझे करने को मिला। तो मैंने उस समय भी कहा था, देखिए ये जो 2025 है, इसका जो समय 2082 साके साल 1947, इसका जो राजा है वो सूर्य है, इसका जो मंत्री है वो सूर्य है। सूर्य यानी अग्नि, तो अग्निकांड निश्चित रूप से बहुत बढ़ेंगे। जैसा आपने अहमदाबाद में जो क्रश हुआ, अग्नि हुई, अग्नि जैसा ही हुआ। अग्निकांड के बहुत ज्यादा केसेस इस बार रहे हैं। आने वाले समय वो जैसे भूकंप आना, भूस्खलन होना, ये धरती का खिसक जाना, पहाड़ों के खिसक जाना, और खास तौर पे पानी का बहुत ज्यादा एक तूफान जैसी स्थिति बनना, तो ये स्थितियां थोड़ी वो भी मेरे हिसाब से हो ही रही है, क्योंकि कई सारे पंजाब में बाढ़ की स्थितियां बहुत ज्यादा है। हिमाचल में देखें तो कई जगह भूस्खलन हो चुका है। कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बन ही रही हैं। हाँ, इसी तरह से राजनीतिक उथल पुथल बहुत देखने। अभी आप देखिएगा, जो 7 सितंबर है, इसके बाद राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल होंगी और भाषा की मर्यादाएं कम हो जाएगी। अमर्यादित भाषाओं पर अभी राजनेता पहुंचने लगेंगे और ये क्रम जो है पूरे साल भर देखेंगे, यानी 31 दिसंबर 2025 तक देखेंगे। इसके अलावा मैं आपसे एक चीज और जानना चाहती थी कि जैसे कि आपने कहा और जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि बहुत कुछ उथल पुथल सी चल रही है, अग्निकांड भी हो रहे हैं, बारिश भी ज्यादा आ रही है, तो कहीं ना कहीं आम इंसान के मन में थोड़ा सा डर तो होना लाजमी हो जाता है। नहीं, ठीक बात, डर होता है। तो क्या ऐसे में आप कोई मंत्र या जाप आप बताना चाहेंगे जो हम सबको निश्चित रूप से रोज जिसका पालन करना ही चाहिए, जिससे हमें भी मानसिक शांति मिल सके और कुछ हद तक इन चीजों को टाला जा सके? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है और निश्चित रूप से इसके लिए आपको अपने परिवार में प्रतिदिन संध्या के समय अपने घर में मिट्टी के दीपक में घी डाल करके दीपक जला के प्रतिदिन रोशनी करनी चाहिए, एक बात। नंबर 2 बात, सुबह जब आप उठते हैं तो सूर्य भगवान को जल अवश्य देना चाहिए और उस समय 5 पर्यायवाची सूर्य के बोले, ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, दिवाकराय नमः, सविताय नमः, ये मंत्र बोलना। या फिर बड़ा मंत्र है,
ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशन मृतम मृतम च हिरण्येन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यनः। या तो फिर आप 5 पर्यायवाची बोले, सूर्य को जल चढ़ाए, गायत्री मंत्र का जप करना ज्यादा से ज्यादा बहुत ठीक रहता है। और इसके अतिरिक्त आप देखिए, एक मैं हमारे चैनल से एक टिप्स जरूर देना चाहूंगा कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति खुश रहना चाहता है, और खुश रहने के लिए सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। भले ही आप रात में, कई लोगों के पास बहाना होता है कि हम तो 1 बजे सोए थे, मैं कहता हूँ दिन में भले ही सो जाए, लेकिन सुबह तो आपको 5 बजे उठना चाहिए। आपके चेहरा का एक तो तेज बढ़ेगा, एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक आप बहुत प्रसन्नता से बात कर पाएंगे, और इरिटेट आदमी नहीं होता है। सुबह जल्दी उठना चाहिए। नंबर 2 बात, हमेशा अपने घर का जो मंदिर है उसको साफ करना चाहिए। कई लोग तो मूर्तियां बैठा देते हैं, साफ नहीं करते, तो वो अशांति का कारण होता है। मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, पानी का लोटा भर के रखना चाहिए, प्रतिदिन साफ होना चाहिए। कई लोगों को तो अपने परिवार में परिजनों के साथ बैठना उठना नहीं आता। आप देखिए, पत्नी को पूजा में राइट साइड में बैठाते हैं, और शयन करते हैं तो लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। अब उनको राइट साइड में सुला रहे हो तो झगड़े होंगे, क्लेशेस होंगे। आप अपने पुत्र जो है, हमेशा राम जी के राइट हैंड कौन है? हनुमान जी महाराज। यानी राइट हैंड का मतलब जो आपसे छोटा है वो राइट हैंड हुआ, आपके बच्चे सब राइट हैंड हुआ। अब उनको लेफ्ट में बैठाओगे, जहाँ बड़ों को बैठाना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपके ऊपर हावी होंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, और मैं समझता हूँ कि इनको कोई भी आदमी कर सकता है, और ये चीज बहुत ही सरल भी है और करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं आपसे कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहूंगी पुरुषोत्तम जी, जिनको कि मैंने नाम दिया है रैपिड फायर का। यानी कि क्योंकि जानने को बहुत कुछ है मेरे पास में, और आई एम श्योर कि हमारे ऑडियंस के पास भी जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। आपसे चाहेंगे हम बहुत कुछ जानना, लेकिन समय तो होता है कम, तो हमने सोचा है कि मैंने बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ एक रैपिड फायर में कर दिया है, जिसका जवाब मैं चाहूंगी आप एक वर्ड में, 1 या 2 वर्ड में दें, तो मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को बहुत सारी जानकारी एक छोटे से टाइम में मिल जाएगी। तो मैं अपने सवालों की शुरुआत करती हूँ आपसे। पहला मेरा जो प्रश्न है वो है, बिना जन्म तिथि के भविष्य बताना आसान है या कठिन? मुझे तो आसान है जी, पर आम आदमी के लिए कठिन होता है। देखिए, मेरे साथ तो कोई भी व्यक्ति बैठ जाएगा ना, तो बैठते ही मुझे उसके बारे में आभास हो जाता है जी, लेकिन हर आदमी के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति को प्रश्न कुंडली से भी बता दिया जाता है जी। हाँ, तो मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि सबसे सटीक भविष्यवाणी के लिए आप किस विधि पर भरोसा करते हैं, कुंडली या प्रश्न कुंडली? कुंडली में कई बार समय आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि जो लोग आज से 50 साल पहले जन्म हुआ, तो उनके पास घड़ियां नहीं होती थी, और आगे पीछे वो के लिए देखते थे कि हाँ इस समय तारा उग गया था, तारा उग गया मतलब 4 बज गए थे, है ना। इस तरह से वो आगे पीछे लेते थे समय, तो वहाँ प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रश्न कुंडली से बिल्कुल सटीक आता है। क्या अंक ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी से भाग्य बदल सकता है? हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। देखिए, न्यूमरोलॉजी आपको ये कैलकुलेट करके बताता है कि ये सूट करेगा और ये अंक नहीं सूट करेगा। अच्छा, कई लोग तो ये नहीं जानते कि उनका मकान किस दिशा को होना चाहिए। आपका कुंभ राशि है, आप कुंभ राशि वालों के लिए कौन सी दिशा का मकान सूट करता है, ये देखने वाली बात है ना। तो कुंभ राशि को हमेशा उत्तर पूर्व सूट करेगा। कन्या राशि वालों के लिए दक्षिण सूट करेगा। अब दक्षिण को तो लोग बहुत ऐसे मानते हैं कि अशुभ मानते हैं, जबकि सही मायने में दक्षिण बहुत शुभ होता है, लेकिन हर किसी को शुभ नहीं होगा। कहते हैं किसी के लिए बैंगन पच और किसी के लिए अपच। तो ये ग्रहों के हिसाब से निश्चित रूप से अपना प्रभाव होता है।
सबसे असरदार पूजा, हवन, जाप या यज्ञ? कलयुग में तो जाप को बताया। कलयुग में जप की महिमा बहुत बड़ी वाली है और जप व्यक्ति को बहुत मजबूत कर देता है। लेकिन यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। दुनिया में यज्ञ को भी श्रेष्ठ कर्म बताया है। इसलिए यज्ञ अपना महत्व है, अपना स्थान रखता है और जप अपना स्थान रखता है। जी। रत्न पहनने का सही तरीका, पंडित से पूछकर या इंटरनेट से देखकर? देखिए, आजकल इंटरनेट पर काफी जानकारियां भ्रामक है और वो कई लोग तो अपने मन से यूं ही डाल देते हैं और लोग पढ़ भी रहे हैं और लोग कर भी रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है तमाम लोगों से जो सुन रहे हैं कि अपनी जन्म पति को दिखा करके, दशा और महादशा को देख करके, प्रतंत्र और अंतर दोनों को देख करके, ग्रहों की पूरा विश्लेषण होने के बाद जो आपको सुझाव दिया जाए उस नख को ला करके पहले बॉडी पर लगा के देखा जाए कि हमें सूट कर रहा है या नहीं। मान लीजिए उसका कोई असर नहीं हुआ तो सूट नहीं कर रहा तो नहीं पहनना। वो हमको असर करने लगा तो पॉजिटिव कर रहा है तो पहनना है, नेगेटिव कर रहा है नहीं पहनना। तो मेरा मानना है कि सलाह लेके घर में मंदिर किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, मंदिर हमेशा पूर्व उत्तर में होना चाहिए और मंदिर का जो मुख है पश्चिम को दक्षिण को हो, पर हमारा पूजा करने वाले का मुख पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। और मेरा आखिरी जो सवाल है आपसे वो है कि अगर भगवान राम से आपको एक प्रश्न पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? भगवान राम तो मेरे आराध्य हैं क्योंकि मैं दिन भर मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम करते हुए 1000 नाम लेता हूँ। 30 दिन में बोली भाषा में 1000 नाम से 30 दिन में 30,000 हो जाते हैं और 101 दिन में 1.25 लाख हो जाते हैं जी। 1 साल में 5 लाख राम नाम के बोली भाषा में अनुष्ठान हो जाता है। मैं परमात्मा से एक ही बात पूछता हूँ और मेरे मन की जो बात है वो तो यही कहूंगा कि आप की जैसी विनम्रता, आपके जैसे उदारता और आपका जैसा अनुशासन आप प्रदान करें। और शायद सबको यही चाहिए। और ये जब हो जाता है तो फिर जीवन सर्व हो जाता है। अनुशासन तो व्यक्ति का क्या कहते हैं कि सर्व स्वभाव की स्थिति बना देता है। बहुत अच्छा लगा पुरुषोत्तम जी आज आपसे बातचीत करके। जानने को बहुत कुछ है और बहुत सारे प्रश्न मन में आ रहे हैं लेकिन समय की कमी अभी फिलहाल नहीं, मुझे ये बहुत ही अच्छे समझ से जातकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए जो उपयोग में आने वाले प्रश्न है उन्हीं को रखा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आज का जो हमारी बातचीत है वो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी चीज है कि जीवन जीने का एक सही तरीका क्या होता है उसके बारे में जरूर, जैसे कि पुरुषोत्तम जी ने बहुत कुछ अपनी बातचीत में बताया, ये एक बहुत जरूरी चीज है जो हम सबको जानने की जरूरत होती है। उस मार्ग पर चलने की जरूरत होती है जो हमें सही तरफ लेके जाता है, हमारे लिए जो कल्याणकारी होता है, जो कि आज की तारीख में हम सभी को चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपकी बातों में हमें बहुत ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई दिया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक भी उसी तरह से उसी सही मार्ग पर चलते हुए अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए कल्याण ही कल्याण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुरुषोत्तम जी। आपके उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श विचार के लिए मैं शुभ आशीर्वाद करता हूँ और सभी के लिए बहुत मंगल कामनाएं। श्री राम जय जय राम, मेरे राम की जय हो।